फिल्म शुरू होती है मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड वॉरेन और उनकी एहलिया लॉरेन वॉरेन से एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को अपने खतरनाक और पुरस्कार तजर्बात के बारे में बता रहे होते हैं। ये मंजर खत्म होते ही कहानी एक दूसरे खानदान की तरफ मुंतकिल हो जाती है। रॉजर पेरेन, उनकी बीवी कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां एक खूबसूरत मगर बहुत पुराने फार्म हाउस में रहने आते हैं। तमाम बच्चे खुशी खुशी घर के अंदर दौड़ जाते हैं। उनका पालतू कुत्ता, जिसका नाम सैडी था, घर के अंदर जाने से साफ इनकार कर देता है। तो की सफाई और सामान तरतीब देते हुए सब बच्चे अपने अपने कमरों को देखने लगते हैं। इसी दौरान सबसे छोटी बेटी अप्रैल घर के बाहर एक बड़े दरख्त के नीचे एक पुराना म्यूजिक बॉक्स ढूंढती है। इस म्यूजिक बॉक्स के अंदर एक छोटा सा मिरर भी लगा होता है। अप्रैल खुश होकर उसे अपने पास रख लेती है। उधर बाकी बहनें हाइड एंड क्लैप यानी छुपन छुपाई वाला खेल खेल रही होती हैं। खेलते खेलते अचानक एक लकड़ी का पुराना तख्ता टूट जाता है, जिसके पीछे एक खुफिया कमरा छुपा होता है। रॉजर टार्च लेकर अंदर जाता है। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ होता है। वहाँ एक पुराना पियानो, बहुत पुराना फर्नीचर और कदीम चीजें रखी होती हैं। रॉजर दरवाजा बंद कर देता है। कुत्ता पूरी रात मुसलसल भौंकता रहता है। अगली सुबह कैरोलिन की टांग पर अजीबोगरीब नील के निशान बने हुए मिलते हैं। वो हैरान होती है क्योंकि उसे याद ही नहीं कि ये निशान कब और कैसे बने। वो उसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देती है। लेकिन उसी सुबह एक अजीब बात सामने आती है। पूरे घर की तमाम घड़ियां एक ही वक्त पर रुकी हुई होती हैं, 3:07 पर। उसी दिन अप्रैल घर के बाहर जाती है तो उनका पालतू कुत्ता मरा हुआ पड़ा होता है। दूसरी तरफ फिल्म हमें दोबारा एड वॉरेन के अजायब घर में ले जाती है, जहां एक रिपोर्टर उनसे सवाल करता है कि वो इतनी खौफनाक चीजें अपने म्यूजियम में क्यों रखते हैं। एड जवाब देता है कि ये आम चीजें नहीं बल्कि ऐसी चीजें हैं जिनके साथ शैतानी ताकतें जुड़ी होती हैं। फिर वो एक मशहूर डॉल एनाबेल की तरफ इशारा करता है और बताता है कि शैतानी ताकतें अक्सर किसी चीज को अपना जरिया बनाकर इंसानों तक पहुंच जाती हैं। उधर फार्म हाउस में हर रात ठीक 3:07 पर अजीब वाकयात होने लगते हैं। कभी किसी बच्ची को महसूस होता है कि किसी ने उसका पाँव खींचा है। कभी पूरे कमरे में सड़े हुए गोश्त जैसी बदबू फैल जाती है। सिंडी नींद में चलते हुए अलमारी के साथ जाकर अपना सर बार बार उस पर मारने लगती है। अगली सुबह कैरोलिन के जिस्म पर मजीद नील के निशान बन चुके होते हैं और जब रॉजर बाहर निकलता है तो एक मुर्दा परिंदा आसमान से सीधा उसके सामने आ गिरता है। अब तक पेरेंट खानदान सिर्फ इतना समझ रहा था कि इस पुराने घर में कुछ अजीब जरूर है, लेकिन उन्हें अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी शैतानी ताकत के सामने आ चुके हैं जो उनकी पूरी जिंदगी को तबाह करने वाली है। एक दिन रॉजर काम पर चला जाता है, जबकि घर में सिर्फ कैरोलिन और उसकी छोटी बेटी अप्रैल मौजूद होते हैं। अप्रैल खुशी से अपनी माँ से कहती है, मॉम आइए हाइड एंड क्लैप खेलते हैं। कैरोलिन मुस्कुराकर हाँ कर देती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और गिनती शुरू कर देती है। घर में अजीब सी खामोशी छा जाती है। अप्रैल कहीं जाकर छुप जाती है। कैरोलिन एक एक कमरा तलाश करना शुरू करती है, पहले किचन, फिर ड्राइंग रूम, उसके बाद ऊपर वाले कमरों की तरफ बढ़ती है। आखिरकार वो एंड्रिया के कमरे में पहुंचती है। उसे यकीन होता है कि अप्रैल अलमारी के अंदर छुपी होगी। जैसे ही वो अलमारी के करीब पहुंचती है, उसका दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। कैरोलिन हैरत से उसे देखती रह जाती है और अचानक 2 हाथ अंधेरे से निकलकर उसके बिल्कुल पीछे तालियां बजाते हैं। कैरोलिन खौफ से उछल जाती है और फौरन पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। वो खुद को तसल्ली देती है कि शायद ये उसका वहम था। उसी रात क्रिस्टीन अचानक चीख मारकर जाग जाती है। उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके पाँव पूरी ताकत से खींचे हों। वो कांपते हुए कंबल हटाती है और दरवाजे के पास एक स्याह साया खड़ा नजर आता है। चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इतनी खौफनाक होती है कि क्रिस्टीन का सांस रुकने लगता है। वो फौरन अपनी बहन नैन्सी को जगाती है। नैन्सी कहती है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन दोनों बहनें एक ही चीज महसूस करती हैं। पूरे कमरे में सड़े हुए गोश्त जैसी बदबू फैली होती है। अगली सुबह कैरोलिन के जिस्म पर पहले से ज्यादा नील के निशान बन चुके होते हैं। उसी शाम कैरोलिन को नीचे से बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो समझती है कि शायद बच्चियां तय खाने में खेल रही होंगी, लेकिन जब वो एक एक कमरा देखती है तो पांचों बेटियां आराम से सो रही होती हैं। कि अचानक पूरे घर की तमाम तस्वीरें दीवारों से गिरकर टूट जाती हैं। जोरदार आवाज पूरे घर में गूंजती है। कैरोलिन खौफजदा हो जाती है। उसी लम्हे तय खाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा होता है, लेकिन किसी छोटी बच्ची की आवाज उसे नीचे आने के लिए बुला रही होती है। हिम्मत करके वो सीढ़ियां उतरती है। ऐसे ही वो तय खाने में पहुंचती है, दरवाजा पूरी ताकत से बंद हो जाता है। अब वो अंधेरे में कैद हो चुकी थी। अचानक अंधेरे से
ایک بال उसकी तरफ लड़कती हुई आती है। कैरोलिन के हाथ कांपने लगते हैं। उसके बिल्कुल पीछे से 2 जोरदार तालियां बजती हैं। उसी वक्त ऊपर एंड्रिया सिंडी को दोबारा बिस्तर पर लिटा रही होती है। अचानक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अलमारी के ऊपर बैठी एक खौफनाक औरत की रूह उस पर झपट पड़ती है। एंड्रिया जोर जोर से चीखने लगती है। तहखाने में कैरोलिन भी मदद के लिए चीख रही होती है। रॉजर भागकर नीचे जाता है और बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलकर कैरोलिन को बाहर निकालता है। अब पूरा खानदान खौफ से कांप रहा होता है। अब पेलन खानदान इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि ये आम मसला नहीं। आखिरकार रॉजर और कैरोलिन मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगते हैं। दोनों उनके फार्म हाउस पहुंचते हैं। जैसे ही लॉरेन घर के अंदर कदम रखती है, उसके चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। वो फौरन महसूस कर लेती है कि इस घर में सिर्फ एक रूह नहीं बल्कि कई बेचैन रूहें मौजूद हैं। कैरोलिन उन्हें शुरू से लेकर अब तक होने वाले तमाम वाक़यात बताती है। वो कहती है कि हर रात ठीक 3:07 पर अजीबोगरीब वाक़या शुरू हो जाते हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं। पूरे घर में सड़े हुए गोश्त जैसी बदबू फैल जाती है। इंदे आसमान से मरकर गिरते हैं और उसके जिस्म पर रोज नए जख्म बन जाते हैं। एड खामोशी से सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है, जबकि लॉरेन घर के बाहर हर कोने को अपनी रूहानी ताकत के जरिए महसूस करने की कोशिश करती है। उसी दौरान लॉरेन अप्रैल से उसके ख्याली दोस्त के बारे में पूछती है। अप्रैल उसे वही पुराना म्यूजिक बॉक्स देती है। लॉरेन जैसे ही म्यूजिक बॉक्स चलाती है, उसके अंदर लगे शीशे में अचानक एक छोटे बच्चे की रूह नजर आती है। वो बच्चा खौफजदा होता है, जैसे किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हो। लॉरेन चौंक जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस घर में सिर्फ एक शैतानी ताकत नहीं बल्कि कई बेबस रूहें भी कैद हैं। उसके बाद वो घर के बाहर उस दरख्त के पास जाती है जहाँ से अप्रैल को म्यूजिक बॉक्स मिला था। अचानक उसे एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। एक औरत जिसकी गर्दन में फंदा होता है और चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ नजर आता है। लॉरेन घबराकर पीछे हट जाती है। वो समझ जाती है कि यही वो शैतानी औरत है जो उस खानदान को निशाना बना रही है। घर वापस आकर लॉरेन रॉजर और कैरोलिन को बताती है, ये ताकत सिर्फ उस घर से वाबस्ता नहीं है बल्कि अब तुम्हारे पूरे खानदान से चिमट चुकी है। अगर तुम लोग ये घर छोड़ भी दो तब भी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये बात सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। एड कहता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बचा है, एक्सोरिज्म। चर्च किसी भी शख्स पर एक्सोरिज्म की इजाज़त सिर्फ मजबूत सबूत मिलने के बाद ही देता है। इसीलिए अब उन्हें इस शैतानी ताकत के खिलाफ सबूत जमा करने होंगे। उधर लॉरेन अपनी रूहानी सलाहियतों के जरिए उस घर का मादी देखने की कोशिश करती है। कई साल पहले उस जमीन पर एक औरत रहती थी जिसका नाम बादशीबा था। लोगों का कहना था कि वो काला जादू करती थी और शैतान की इबादत करती थी। एक दिन उसने अपने सिर्फ 7 दिन के मासूम बच्चे को शैतान के नाम पर कुर्बान कर दिया। तो वो उसी बड़े दरख्त के पास गई, आसमान की तरफ देखकर उस जमीन को बद्दुआ दी, उसी दरख्त पर फांसी दे दी। वक्त गुजरने के साथ उस घर में कई पुरस्कार अमवात हुई। एक माँ ने अपने ही बच्चे को कत्ल कर दिया, एक औरत ने खुदकुशी कर ली, एक मासूम बच्चा पानी में डूबकर मर गया और एक छोटा लड़का रॉरी हमेशा हमेशा के लिए उस घर में कैद हो गया। इसी दौरान एड वो रिकॉर्डिंग सुनता है जो उसने कैरोलिन का इंटरव्यू लेते वक्त बनाई थी। शुरू में सिर्फ उसकी अपनी आवाज सुनाई देती है, लेकिन अचानक रिकॉर्ड से एक खौफनाक घबराहट महसूस होती है। वक्त फिर वही होता है, 3:07। अगले दिन एड और लॉरेन अपनी पूरी टीम के साथ दोबारा फार्म हाउस पहुंचते हैं। ऐसे मजबूत सबूत इकट्ठे करने होते हैं जिनकी बुनियाद पर चर्च एक्सोरिज्म की इजाजत दे सके कि हर कमरे में कैमरे नस्ब किए जाते हैं, हर कोने में माइक्रोफोन लगा दिए जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर और तकनीकी माहिर भी उनके साथ होते हैं ताकि अगर कोई गैर मामूली वाक़या पेश आए तो वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जा सके। पूरे घर में मुकद्दस पानी छिड़कता है। उसका मकसद एक ही था, अगर यहाँ वाकई कोई शैतानी ताकत मौजूद है तो वो जरूर अपना रद्द अमल दिखाएगी। कुछ देर तक हर तरफ खामोशी रहती है। फिर अचानक तय खाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सब लोग फौरन नीचे आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वापस मुड़ते हैं, दरवाजा पूरी ताकत से बंद हो जाता है। सब एक दूसरे को हैरत से देखने लगते हैं। रात गुजर जाती है मगर कोई वाज़िह सबूत नहीं मिलता। लेकिन अगली सुबह असल खौफ शुरू होता है। लॉरेन घर के बाहर कपड़े सुखा रही होती है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। एक सफेद चादर हवा में उड़ती है। चादर अचानक उड़कर ऊपर वाली खिड़की से चिपक जाती है। वो नजरें ऊपर करती है और खिड़की में एक खौफनाक औरत खड़ी नजर आती है। लॉरेन फौरन घर की तरफ दौड़ती है। बादशीबा अब कैरोलिन के जिस्म में दाखिल हो चुकी थी। इब्तिदा में किसी को उस तब्दीली का एहसास नहीं होता, लेकिन कैरोलिन की आंखें, उसका रवैया और उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। इसी दौरान नैन्सी एक बार फिर नींद में चलते हुए एंड्रिया के कमरे तक पहुंच जाती है। इस बार कमरा अंदर से बंद होता है।
सब लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। एड अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से दीवारों का जायजा लेता है। अंदर उसे दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता मिल जाता है। लॉरेन बगैर वक्त ज़ाया किए तंग रास्ते के अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर हर तरफ धूल, पुराने खिलौने और टूटा हुआ सामान बिखरा होता है। उसी जगह से अप्रैल का म्यूजिक बॉक्स भी मिल जाता है और उसके साथ एक पुराना फंदा, वही फंदा जिससे बाशिबा ने खुद को लटकाया था। उसी लम्हे लकड़ी का फर्श टूट जाता है। लॉरेन सीधी नीचे तय खाने में जा गिरती है। वो मुश्किल से खुद को संभालती है, फिर म्यूजिक बॉक्स के आईने में देखती है। उसे एक औरत की रूह दिखाई देती है जो मुसलसल रो रही होती है। वो दर्द भरे लहजे में सिर्फ एक ही जुमला कहती है, उसने मुझे मजबूर किया था। ये अल्फाज सुनते ही लॉरेन सब कुछ समझ जाती है। बादशिबा खुद बच्चों को कत्ल नहीं करती, बल्कि माओ पर कब्जा करके उनही से उनके बच्चों का कत्ल करवाती है। इसी लम्हे बादशिबा दोबारा जाहिर होती है। इस बार वो बराह रास्त लॉरेन पर हमला करती है। लॉरेन जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बादशिबा उसके गले में मौजूद लॉकेट तोड़ देती है। बाहर आकर वो सबको बताती है, अगर हमने देर कर दी तो बादशिबा कैरोलिन के हाथों उसके अपने बच्चों को कत्ल करवा देगी। नैन्सी को कोई अनदेखी ताकत उसके बालों से पकड़कर हवा में घसीटने लगती है। एड और रॉजर बड़ी मुश्किल से उसे बचाते हैं। अब रॉजर फैसला करता है कि वो एक लम्हे भी उस घर में नहीं रुकेगा। पूरा खानदान घर छोड़ने की तैयारी करता है। एड वादा करता है कि वो चर्च से इजाजत लेकर जल्द वापस आएगा। लॉरेन को एक बेटी जॉडी को पानी में डूबते हुए देखती है। अगले दिन एड और लॉरेन चर्च में तमाम सबूत पेश करते हैं। तस्वीर में साफ दिखाई देता है कि नैन्सी के साथ एक बच्चे की रूह मौजूद है, लेकिन चर्च का फादर कहता है इजाज़त मिलने में वक्त लगेगा। ये सुनकर एड और परेशान हो जाता है। लेकिन उसी तरह वॉरेन खानदान के घर में उनकी बेटी जॉडी अकेली होती है। अचानक उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका पाँव पकड़ लिया है, लेकिन पूरे घर में खामोशी होती है। उसी लम्हे उसे एहसास होता है कि म्यूजियम में रखी हुई एनाबेल डॉल अपनी जगह से गायब हो चुकी है। जॉडी खौफ से कांपने लगती है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और फिर वो एक कुर्सी पर एक खौफनाक औरत को बैठा देखती है। उसके हाथ में एनाबेल डॉल होती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि बादशिबा होती है। अचानक वो जॉडी पर हमला कर देती है। उसी वक्त एड और लॉरेन घर पहुंच जाते हैं। वो मुकद्दस दुआएं पढ़ते हैं और किसी न किसी तरह अपनी बेटी को बचा लेते हैं। मगर इसी दौरान रॉजर का फोन आता है। वो बताता है कि कैरोलिन दोनों छोटी बेटियों को, क्रिस्टीन और अप्रैल को लेकर घर से निकल गई है। सब लोग फौरन फार्म हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कैरोलिन मुकम्मल तौर पर शैतानी ताकत के कब्जे में आ चुकी है। वो क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है कि एड और रॉजर बर वक्त पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। अब लोग कैरोलिन को जबरदस्ती घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अनदेखी ताकत उसे बाहर जाने ही नहीं देती। लॉरेन फौरन समझ जाती है कि अगर उन्होंने जबरदस्ती की तो कैरोलिन मर सकती है। इसी लम्हे एक ताकतवर शैतानी कुव्वत कैरोलिन को घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाती है। अब लोग उसके पीछे भागते हैं, मगर अब कैरोलिन मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होती है। वो हर उस शख्स पर हमला करती है जो उसके करीब आने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से उसे एक कुर्सी के साथ मजबूती से बांध दिया जाता है। एड फैसला करता है कि अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। चाहे चर्च ने इजाज़त दी हो या नहीं, वो खुद एक्सोरिज्म शुरू करेगा। जैसे ही एड मुकद्दस दुआएं पढ़ने शुरू करता है, पूरा बेसमेंट लरसने लगता है। अचानक कुर्सी हवा में बुलंद हो जाती है और फिर पूरी ताकत से ज़मीन पर आ गिरती है। कैरोलिन आज़ाद हो जाती है और पागलों की तरह एड पर हमला कर देती है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर अप्रैल को ढूंढ लेता है। कैरोलिन रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में सिर्फ कत्ल का जुनून होता है। एड पूरी ताकत से दुआएं पढ़ने लगता है। उसी लम्हे लॉरेन एक और अहम बात याद करती है। वो चाहती थी कि अगर कैरोलिन को उसकी सबसे खूबसूरत याद दिलाई जाए तो शायद उसकी असल शख्सियत वापस आ जाए। वो कैरोलिन के करीब जाकर आहिस्ता से कहती है, अपनी बेटियों को याद करो, वो दिन याद करो जब तुम सब समंदर के किनारे खुश थे। तुम अपने बच्चों से दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो। ये अल्फाज सुनते ही कैरोलिन के चेहरे पर तकलीफ के आसार जाहिर होने लगते हैं। सरकार उसकी अपने खानदान से मोहब्बत बादशिबा की नफरत से ज्यादा ताकतवर साबित होती है। एक खौफनाक चीख के साथ शैतानी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है। आखिर में एड उस म्यूजिक बॉक्स को भी अपने म्यूजियम में महफूज कर देता है, ताकि आइंदा किसी और बेगुनाह इंसान को इस शैतानी ताकत का सामना ना करना पड़े।